लाइफ ना बहुत अलग हो गई है इन दिनों। जिन बातों से मेरे घर वाले डर जाया करते हैं वो बातें अब मुझे ज्यादा हैरान नहीं करती। एंडिंग भले ही कितनी ही सैड क्यों ना हो, हर दिन फिर एक बार उसी एंडिंग की ओर मैं फिर से निकल जाया करता हूँ, अपने एप्रन के साथ अपने हॉस्पिटल। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ये जानने के लिए तो तुम्हें पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो चलो मिलते हैं इस वीडियो के उस पार। अब तुम बोलोगे कि यार ये इतना नेगेटिव क्यों हो रहा है, तो गाइस यही बताने के लिए तो ये वीडियो बना रहा हूँ। ये नोबिलिटी, ये ग्लोरिफिकेशन जो हम मेडिकल प्रोफेशन को आज करते हैं, ये सब अच्छा है, लेकिन इसी मेडिकल प्रोफेशन का एक डार्क और डिप्रेसिंग साइड भी है जिसे हम डॉक्टर्स हर दिन फेस करते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से मैं इसी साइड की एक छोटी सी झलक तुम लोगों को दिखाने वाला हूँ। आई एम श्योर तुम लोगों ने अपने बचपन में भी टीवी सीरियल्स में डॉक्टर्स को ये कहते हुए ज़रूर सुना होगा कि आई एम सॉरी, हम आपके पेशेंट को नहीं बचा पाए, या आई एम सॉरी, यू गाइस आर लेट। अब रियल लाइफ ना इससे थोड़ी मिलती जुलती ही है, बस फ़र्क ये है कि वो रील है और हमारी रियल। वहाँ पे टीवी है और यहाँ पे मेरे हॉस्पिटल का वार्ड, और वहाँ पे एक्टर्स होते हैं और यहाँ पे एक्टर्स नहीं होते। So if you guys don't know me, I am Dr. Kamran, a second year pediatric resident from PMCH Patna, and I've done my MBBS from AIIMS Bhopal. So guys, आज मैं तुम्हें एक रेसिडेंट डॉक्टर के लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट शेयर करने वाला हूँ, जो कि होता है देयर फर्स्ट डेथ डिक्लेरेशन। सो मेरी रेसिडेंसी ज्वाइन किए हुए ऑलमोस्ट 5 महीने हो चुके थे जब मेरी NICU की ड्यूटी लगती है। और NICU इज़ बेसिकली न्यूनेटल ICU, जहाँ पे कि 1 महीने से कम के बच्चों का इलाज होता है। एंड NICU इज़ एन ICU जहाँ पे कि 24 आवर्स कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए वहाँ पे शिफ्ट्स लगते हैं। और मेरी ये फर्स्ट NICU पोस्टिंग थी और फर्स्ट NICU पोस्टिंग का दूसरा दिन था। फर्स्ट डे वॉज क्वाइट हैपनिंग, क्योंकि हमने उसमें कई प्रोसीजर सीखे, जैसे कि इन छोटे नन्हे बच्चों में कैनुला लगाना, है ना। हमने फिर अम्बिलिकल वेन कैथेटराइजेशन सीखा और कुछ OPDs और केसेस भी पढ़े। तो ओवरऑल इट वाज एन होलसम नाइट ड्यूटी। बेसिकली मेरी नाइट ड्यूटी लगती है जो कि 8 PM से 8 AM के लिए होती है, और आज था मेरा दूसरा दिन। सो 8 बजे रात को मैं डिनर करने के बाद ICU पहुंच जाता हूं और अपने को-PG से हैंड ओवर ले करके मैं अपने काम में लग जाता हूं। तो हैंड ओवर इज बेसिकली वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि एक शिफ्ट वाला अपने दूसरे शिफ्ट वाले स्टाफ को पेशेंट के रिगार्डिंग चीज़ें बताता है, जो कि उसके लिए जानना ज़रूरी होता है ताकि वो अपने शिफ्ट में उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे पाए। तो इसमें मुझे ऑलमोस्ट हाफ एन आवर लगा। उसके बाद मैंने सारे पेशेंट्स को देखा, उनके वाइटल्स लिए, उनके सैचुरेशन, पल्स रेट, रेस्पिरेटरी रेट काउंट किए, और मैंने डिवाइड किया। सबसे पहले हमें सेग्रीगेट करना होता है कि कौन से पेशेंट स्टेबल हैं और कौन से पेशेंट क्रिटिकल हैं। अब NICU का मतलब ये नहीं है कि वहाँ सारे ही पेशेंट क्रिटिकल होंगे, कुछ पेशेंट स्टेबल भी होते हैं, कुछ क्रिटिकल। सो देयर वर ऑलमोस्ट 67 पेशेंट, जिसमें से कि 5 पेशेंट क्रिटिकल थे और उन 5 में 3 पेशेंट्स वेंटिलेटर पे थे। सो ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटे में मैंने सारे पेशेंट के वाइटल्स लिए, और उसके बाद मैं जैसे ही वाइटल्स खत्म करने वाला था, माय सीनियर अराइव्ड। नाउ एज सून एज माय सीनियर अराइव्ड, नाउ आवर वर्क वाज टू टेक द री राउंड। फिर मैंने सीनियर को राउंड दिलाया और ऑलमोस्ट 1 घंटे में हमने 10 से 15 पेशेंट कवर किए थे, क्योंकि थोड़ा डिटेल राउंड चलता है। उसके बाद जैसे ही हम 18th पेशेंट पे पहुंचे, दैट बेबी स्टार्टेड गैस्पिंग। गैस्पिंग मतलब होता है कि पेशेंट का वर्क ऑफ ब्रीथिंग बढ़ जाता है, वो बहुत तेज तेज से सांस लेने लगता है। ऑल्दो दिस वाज वन ऑफ द 5 पेशेंट जिसे मैंने स्टार्टिंग में क्रिटिकल कहा था, बट ये वेंटिलेटर पे नहीं था। दिस वाज अ प्रीटर्म बेबी जो कि 7 महीने में ही बाहर आ गया था, और उसके लंग्स उतने अच्छे से डेवलप हुए भी नहीं थे, बट ही वाज ऑल्दो मेंटेनिंग सैचुरेशन ऑन ऑक्सीजन सपोर्ट। बट अभी वो भी नहीं कर रहा था। सडनली उसका सैचुरेशन ड्रॉप होने लगा। हमने तुरंत सारी इमरजेंसी टीम को बुलाया, हमने नर्सिंग ऑफिसर्स को बुलाया, हमने NICU स्टाफ को बुलाया। उसके बाद हमने तुरंत बच्चे को एम्बू मास्क से ऑक्सीजनेशन स्टार्ट किया। उसके बाद हार्ट रेट लेकिन तब भी ड्रॉप कर रहा था। फिर मैंने फर्स्ट टाइम प्रैक्टिकल लाइफ में CPR दिया, वो भी इतने छोटे से बच्चे में। ऑल्दो मैंने अपनी MBBS में मैनिक्वेंस पे दिया था, बट दिस वाज माय फर्स्ट टाइम। फिर मैंने CPR दिया, उससे भी बात नहीं बन रही थी। फिर एड्रेनलिन के शॉट्स दिए गए, पेशेंट को एड्रेनलिन इन्फ्यूजन पे भी शिफ्ट किया गया। फिर हमने अल्टीमेटली पेशेंट को इंट्यूबेट करना पड़ा। माय सीनियर डिड दैट इंट्यूबेशन। उसके बाद पेशेंट वाज मेंटेनिंग सैचुरेशन। इन सब चीज़ों में ऑलमोस्ट आधा घंटा लग गया। इस आधे घंटे के बाद माय सीनियर टोल्ड मी टू कीप एन आई ऑन द पेशेंट, और वो बाहर चले गए कुछ काम के लिए। फिर वो आधे घंटे के बाद जब वो वापस आए, तब तक मैंने लगातार पेशेंट को मॉनिटर किया, वाइटल्स देखे, बट उसमें मुझे ज़्यादा कुछ इंप्रूवमेंट नहीं लग रहा था। मैं कुछ बॉस को बता पाता उससे पहले ही उन्होंने मुझे कहा कि कामरान,
हमने इस पे बहुत मेहनत किया है, बट आई डोंट थिंक दैट दिस पेशेंट इज गोइंग टू सर्वाइव। ये बातें सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि दिस वॉज द फर्स्ट टाइम जबकि मैं इतने छोटे बच्चे को जाते हुए देखूंगा, और NICU के दूसरे ही दिन मैं ये तो बिल्कुल ही नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। बट क्योंकि बहुत सारे काम पेंडिंग्स थे तो मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता था, और बीइंग अ फर्स्ट ईयर मेरी ड्यूटी ये थी कि एज सुन एज द पेशेंट एक्सपायर्स मुझे उसके डेथ सर्टिफिकेट बनानी है, मुझे उसके सारे डेथ डिटेल्स फॉलो करने हैं, और अल्टीमेटली वो डेथ सर्टिफिकेट पेशेंट के अटेंडर्स को हैंड ओवर करना है। सो मैं उसमें लग गया। तो मैं ऑलमोस्ट पेन उठाया ही था कि माई सीनियर टोल्ड मी दैट कामरान जा करके डेथ डिक्लेयर करो। Now this was a complete surprise for me. I was shocked. मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था. I was completely blank क्योंकि ये आउट ऑफ सिलेबस हो चुका था. I tried to tell my senior that today is my second day and if possible वो खुद कर दें क्या, but मैं नहीं कह पाया ज़्यादा. He still told me that अब देखो बाबू करना तो है. So मैं समझ चुका था कि मेरे पास अब और कोई ऑप्शन नहीं है and I have to do it. और कहीं ना कहीं मुझे ये पता ही था कि अब रेजिडेंसी ली है तो इन चीज़ों को फेस तो करना पड़ेगा. तो I was mentally preparing myself. उसके लिए मुझे कुछ टाइम लगा, 10 से 20 मिनट. मैंने सोचा कि मैं क्या बोलूँगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, बट कुछ चीज़ें मैंने सुनी थी हमारे सीनियर्स को बोलते हुए पहले, तो बस मुझे वही जाकर के बाहर रिपीट करनी थी. तो मैं बाहर गया, मैं स्टाफ को बोला कि प्लीज़ इसके पेरेंट्स को बुला दीजिए. तो एक 40 to 50 ईयर्स के अंकल आते हैं, तो आई थॉट कि वो पेशेंट के नाना या दादा होंगे. मैंने उनसे पूछा कि आप पेशेंट के क्या लगते हैं. उन्होंने मुझे बोला कि ही इज़ द फादर. नाउ समथिंग स्ट्राइक टू मी, और देन पता चला कि दिस वॉज अ प्रीशियस चाइल्ड. Now precious child means that this child was born after 12 years of struggle of the couple. Again अब फिर से सारी चीज़ें ब्लैंक हो चुकी थी कि मैं जो प्रिपेयर करके आया था अब वो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं बैठ रहा था, क्योंकि मुझे ये चीज़ें पहले क्लिक ही नहीं करी कि ये बच्चा इतना प्रीशियस है. मैं कुछ भी बोलूँ बट द पेन दे विल फील वो कोई भी हैंडल नहीं कर पाएगा उनके अलावा, इनफैक्ट वो खुद. मैं उसके पापा को कुछ कह पाता उससे पहले उन्होंने मुझसे कहा कि सर हम कुछ भी लाने को तैयार हैं, आप जो दवा बोलेंगे हम देंगे, बट प्लीज़ आप मेरे बच्चे को बचा लीजिए, वो बहुत खास है. फिर मेरी नज़र गई एक लेडी की जो कि खिड़की से झांक रही थी. शायद वो इस बच्चे की माँ थी, और उसके चेहरे पे मुझे डर के साथ साथ एक जिज्ञासा दिख रही थी. जिज्ञासा इज़ बेसिकली क्यूरियोसिटी हाउ हर चाइल्ड इज़. वो ठीक हो भी रहा है कि नहीं. अब डेफिनेटली मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी उस समय कि मैं उसकी मदर से कुछ कह पाता. मैंने उसके फादर को बोला कि देखिए द बेबी इज़ क्रिटिकल, वो सीरियस है, आप इस बात को समझते हैं, हमें पता है, बट हमें अब इस बच्चे से ज़्यादा उम्मीद नहीं लग रही. कुछ समय में हम आपको कंफर्म बताएंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत सारी दवाइयाँ बच्चे को दे दी है. इतना सा बोल करके मुझे समझ नहीं आया मैंने क्या बोला. आधी अधूरी बात मैंने बोली और मैं अंदर आ गया. मैं डॉक्टर्स रूम में बैठा. मैं 5 मिनट बिल्कुल शांत बैठा. मुझे किसी से कुछ बात करने का मन नहीं कर रहा था. आई वॉज जस्ट कॉम्प्रिहेंडिंग इन माई माइंड कि अब आगे क्या करना है, क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, उन्हें कैसा लगा होगा, वो क्या समझे होंगे, उन्होंने मेरी बात को क्लियरली लिया भी होगा कि नहीं लिया होगा. इन सब के बीच में माय सीनियर अराइव. उन्होंने मुझसे पूछा कि कामन क्या हुआ. अब ये चीज़ें मैं उन्हें नहीं कह पा रहा था, क्योंकि आई डोंट नो कि वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में, क्योंकि बीइंग इन दिस प्रोफेशन इतना करेज तो सब में होना चाहिए, बट अगर ये मुझ में नहीं है तो कहीं ना कहीं ये मेरा फॉल्ट है. बट ही रियलाइज्ड इट, और वो समझे इस बात को. उन्होंने मुझे कहा कि देख भाई, मुझे भी अपने फर्स्ट डेथ डिक्लेरेशन में ये फील आया था, बट इस बात को समझो कि इस ICU में अभी 67 पेशेंट्स हैं. उनके लिए वो एक पेशेंट है, लेकिन तुम्हारे लिए वो 67 इक्वल हैं. तो केवल एक अगर ख़राब हो रहा है तो उसके लिए तुम 66 को थोड़ी दाव पे लगाओगे. अगर तुम ऐसे बैठे रहोगे तो उन 66 का ध्यान कौन रखेगा. और ये बात भी तुम्हें समझनी होगी कि वो उस पेशेंट पे तुम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते थे. यू ट्राइड एवरीथिंग पॉसिबल. कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिन पे कि हमें ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिलते हैं, बट वहीं कुछ पेशेंट्स ऐसे होंगे जिन पे कि तुम्हारे एफर्ट से उनका बहुत फ़ायदा हो जाएगा. तो वैसे पेशेंट पे तुम ज़्यादा ध्यान दो. ये बातें मुझे थोड़ी प्रैक्टिकल लगी. उसके बाद उन्होंने मुझे एक ऐसी बात बताई जिससे कि मेरे सोचने का नज़रिया ही थोड़ा बदल गया. उन्होंने मुझे बताया कि देख, डेथ डिक्लेरेशन को इतना टफ मत बनाओ, इसको हमेशा एक स्टेज फॉर्म में डिक्लेयर करो. इसका मतलब है कि तुम्हें अचानक से जाकर के बम नहीं फोड़ना है कि आपका बच्चा अभी इस दुनिया में नहीं है. ऐसे कोई भी उस चीज़ को पॉजिटिवली नहीं ले पाएगा और कुछ भी मिसहैप्स हो सकता है. तुम्हें हमेशा एक स्टेज फॉर्म में बोलना है. मतलब पहले तुम जाके पेशेंट को काउंसिल करो, सेंसिटाइज करो कि दैट द पेशेंट इज इन क्रिटिकल कंडीशन और उसका कंडीशन डिटोरिएट हो रहा है. यू आर ट्राइंग, बट ज़्यादा स्कोप नहीं है. फिर आधे एक घंटे बाद तुम फिर से बोलो. ऑलवेज कीप द अटेंडर्स इन लूप, ताकि उन्हें पल पल के बारे में पता रहे कि बच्चा उनका कैसा है और किस किस कंडीशन से वो गुजर रहा है या कैसे वो ख़राब हो रहा है. तो ऑलमोस्ट हाफ एन आवर के बाद मैं फिर से बाहर जाता हूँ और मैं
उनके पेरेंट्स को बुलवाता हूँ, बट इस टाइम उसके फादर के अलावा 3-4 लोग और आते हैं और वो लोग आते के साथ ही चिल्लाने लग जाते हैं कि सर आप एक काम करो, बच्चे को छुट्टी दे दो, हम इसको लेकर किसी दूसरे अस्पताल में जाएंगे, आपसे नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था कि कंडीशन इज़ बहुत क्रिटिकल और इस समय ले जाना इज़ नॉट एन ऑप्शन, बट वो इस चीज़ को शायद समझने के लिए आए ही नहीं थे। उन्हें बस अपना प्रेजेंस शो करना था। बट देन आई आस्क्ड माय स्टाफ कि आप प्लीज़ इन लोगों को बाहर करिए, मुझे केवल फादर से बात करनी है। मैंने उनके फादर को क्लियरली कहा, दिस इज़ नॉट द वे हाउ थिंग्स गो इन हॉस्पिटल। यहाँ पे अगर हम आपसे बात कर रहे हैं तो हम आपसे ही बात करेंगे और आपको ही सारी चीज़ें पता है। तो वो शायद मेरी बातों को समझे और वो समझदार थे। उन्होंने मुझे कहा कि सर मुझे खुद अभी आइडिया नहीं है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं खुद परेशान हूँ, ये लोग तो मेरी भी नहीं सुन रहे हैं। फिर मैं भी शांत हुआ, क्योंकि मेरे लिए और उस पिता के लिए जो इम्पोर्टेंट था वो बच्चा, ना कि वो लोग। इसलिए मैंने उसके पापा को इस टाइम कंफर्म बोला कि देखिए हम आपके बच्चे को नहीं बचा पाए, योर चाइल्ड इज़ नो मोर। आफ्टर दैट मैं नज़रें नहीं मिला पा रहा था उनसे, तभी मेरी नज़र उसकी माँ पे गई और शायद उन्होंने सेंस कर लिया था। वो रोने लग गई और फिर वो गिर गई। कुछ लोग उन्हें संभाल रहे थे, बट देन द फादर स्पोक टू मी कि सर अब क्या कर सकते हैं, आप लोगों ने भी बहुत मेहनत करी है, हम देख रहे थे, हम समझते हैं, और आपसे पहले भी सर आए थे, उन्होंने भी समझाया था, हमें तभी एहसास हो गया था कि ज़्यादा कुछ अब नहीं कर सकते हैं। तब मुझे पता चला कि पेशेंट को फर्स्ट टाइम रिससिटेट करने के बाद मेरे बॉस जो थोड़ी देर के लिए बाहर गए थे, तो वो बाहर ऐसे ही नहीं गए थे, वो काउंसिल करने के लिए ही गए थे। और उसके बाद उन्होंने आकर के मुझे कहा कि कामरान गो एंड डिक्लेयर द पेशेंट। तो उन्होंने ऑलरेडी एक स्टेज सेटअप मेरे लिए कर दिया था, जिससे कि मुझे प्रॉब्लम कम होती, लेकिन वो मुझे पता नहीं थी। सो दिस इज़ द वे वी लर्न लाइफ इन आवर मेडिकल प्रोफेशन। टू ऑल माई डियर एस्पिरेंट्स जो कि अभी 11th-12th में हैं, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एक डॉक्टर बनने का सपना लेके बैठे हैं, तो गाइज पढ़ो, जम कर पढ़ो, क्योंकि आगे तुम्हें पढ़ाई के साथ साथ एक और चीज़ भी सीखनी है, वो है लाइफ। और ये लाइफ ना तुम्हें किसी किताब में सीखने को नहीं मिलेगी, ये मिलता है इंटरपर्सनल रिलेशन से, ये मिलता है तुम्हारे सीनियर्स से। रेसिडेंसी में जितना इम्पोर्टेंट पेशेंट का डिजीज़ पता लगाना है, उतना ही इम्पोर्टेंट काउंसलिंग भी है, क्योंकि डिजीज़ हम पता तो लगा लेते हैं, लेकिन काउंसलिंग से हम आधी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। सो दिस वॉज माई फर्स्ट डेथ डिक्लेरेशन एक्सपीरियंस, जो कि आई होप हर डॉक्टर की लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है और शायद सबको ही वो याद रहता है। So tell me in comments कि how was your first experience. If you want to know more about how my hospital duty goes, give a like and subscribe to my channel, क्योंकि इस वीडियो में हम ऐसे ही बातों पे बात करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। Till then, bye bye.